Hello everyone, welcome to Cartography IS, a revolution in Indian education. Guys, I'm your friend and your mentor अनुज कुमार और आज का हमारा सेशन होने वाला है अर्थक्वेक के ऊपर, भूकंप के ऊपर आज का हमारा सेशन होने वाला है। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कार्टोग्राफी आईएएस के दो इनोवेटिव कोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। एक है यूपीएससी पंचामृत 2020, एक है यूपीएससी पंचामृत 2020 जिसमें गाइज आपको 5 मॉड्यूल्स मिलते हैं। एक है ओडब्ल्यूसी सीरीज ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज, जिसके अंदर हम आपको हैंड रिटन नोट्स एंड मैप्स के थ्रू आपको ऑफिशियल वेबसाइट कवर करके देते हैं। सेकंड है गाइज B2M सीरीज। B2M सीरीज मतलब कि इसमें हम बुक टू मैप टेक्निक का यूज़ करते हैं। आपको काफ़ी सारे हम मैप्स इसमें प्रोवाइड करते हैं, 500 प्लस मैप्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, जिससे आपकी फोटोजेनिक मेमोरी का यूज़ होता है एंड आपको उसको याद करने में काफ़ी आसानी रहती है। एंड गाइस थर्ड है एनसीईआरटी माइंड मैप्स। माइंड मैप्स को आपको पता ही होगा रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी इजी होता है इनसे रिवीजन एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। उसके बाद है करंट कैप्सूल, कार्टोग्राफी करंट कैप्सूल। गाइज ये जो करंट है ये आपका हाईली यूपीएससी स्पेसिफिक है, हाईली यूपीएससी को फोकस में रख के करंट अफेयर्स आपके लिए बनाए गए हैं। एंड द लास्ट वन इज यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स। मेगा पॉइंटर्स गाइज ये आपकी पूरी स्टैटिक जीके को कवर करता है एंड इसके अंदर गाइज आपको पूरी की पूरी स्टैटिक जीके पॉइंट्स के फॉर्म में मिलेगी, जो कि आपकी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये पूरा का पूरा कोर्स गाइज आपको 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी देता है एंड ये आपको 3999 में अवेलेबल है। तो जल्दी से इसमें अपने आप को एनरोल करिए। एंड गाइज कार्टोग्राफी आज का सेकंड प्रोग्राम है यूपीपीएससी 60 डेज क्रैश कोर्स, 60 दिन और यूपीन। गाइज इसके अंदर आपको 90 क्वेश्चंस की हम रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करती है। एंड गाइज ये सिर्फ नाम का क्रैश कोर्स है, लेकिन इसके अंदर आपको सब कुछ कराया जाएगा। इसमें 140 प्लस आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही है, टोटल 15 टेस्ट है एंड अलग से यूपी की जीके, यूपी की जो करंट है जीके है वो सब कुछ अलग से कराया जाएगा एंड विद ऑन द मैप, सब कुछ आपको मैप पे कराया जाएगा, इवन करंट अफेयर्स भी। एंड गाइस ये आपको 4999 में अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी इसके अंदर अपने आप को एनरोल करिए। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के अपने आज के लेक्चर पे चलते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ अर्थक्वेक के बारे में। भूकंप सबको पता ही होगा कि एक नेचुरल हैजार्ड है, नेचुरल इवेंट है जो कि आता रहता है एक पीरियोडिक टाइम पे। इसका एक पीरियोडिक टाइम भी होता है। ओके गाइस, तो अर्थक्वेक होता क्या है, ठीक है। अर्थक्वेक अगर हम सिंपली वर्ड में बात करें तो क्या होता है, शेकिंग ऑफ अर्थ। शेकिंग ऑफ अर्थ ये एक नेचुरल इवेंट है, आपकी अर्थ हिलती है तो उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। अब ये होता क्यों है, ये होता क्यों है, एक्चुअली ये होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी ये कहाँ रिलीज होती है, ये एनर्जी अलोंग द फोल्ड्स। फोल्ड्स क्या होते हैं गाइज, फोल्ड्स वो जगह होती है जहाँ पे कि आपकी दो प्लेट जो होती है वो मिल रही होती है या अलग हो रही होती है, ठीक है। फोल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन क्रस्टल रॉक्स, ठीक है, जहाँ पे आपकी दो कॉन्टिनेंटल या जो भी आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वहाँ पे जो जगह होती है, जो ब्रेक होती है, वो होते हैं आपके फोल्ट्स। ओके, एंड रॉक्स अलोंग अ फोल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड गाइज जो आपका अर्थक्वेक कहाँ आता है, जहाँ पे कि जो आपके जो रॉक्स है, जो आपकी प्लेट्स है, उनमें अपोजिट मूवमेंट होता है। अपोजिट मूवमेंट गाइज कैसे, वो एक दूसरे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये कॉलिजन होएगा, मतलब कि ये कन्वर्जेंस हो रहा है। एंड अगर ये एक दूसरे से दूर जाते हैं तो ये भी तो अपोजिट मूवमेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जन होता है। तो ये भी एक आपका एक अर्थक्वेक आने की यहाँ पे संभावनाएं रहती है। तो चलिए गाइस, अर्थक्वेक के रिलेटेड में कुछ टर्म्स होती है जो कि काफ़ी बार आपको न्यूज़ में भी सुनने को मिलती होगी। एक होता है फोकस, एक है एपिक सेंटर, ठीक है। फोकस, एपी सेंटर, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राम, आफ्टर शॉक एंड फोर शॉक, ये सब क्या क्या होता है, चलिए एक बार इन पे नज़र डाल लेते हैं। फोकस की बात करते हैं। फोकस वही पॉइंट होता है जहाँ से कि आपका कोलिजन होता है एंड आपके जो वेव्स होती है वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज, जहाँ पे कि वो ये एक वही पॉइंट होता है जहाँ पे कि आपकी एनर्जी रिलीज होती है जहाँ पर कोलिजन हुआ होता है, ठीक है। और फोकस आपका अर्थ के अंदर होता है गाइज, ये कहाँ होता है, अर्थ के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एपिक सेंटर पे। अब देखो, मान लीजिए ये है आपका अर्थ सरफेस, ठीक है, और आपका जो भूकंप है वो अर्थ सरफेस के अंदर यहाँ पे हुआ है, ओके। एंड अब इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या मैं बोल लूँ सबसे छोटा डिस्टेंस अर्थ सरफेस और इस पॉइंट के बीच में क्या होएगा, यही होएगा जो परपेंडिकुलर होएगा, ठीक है। सबसे छोटा डिस्टेंस जो होएगा एंड उसके ऊपर ये जो सरफेस पे जो पॉइंट होएगा, ठीक है, ये क्या होएगा, ये मिनिमम डिस्टेंस होएगा इस पॉइंट और अर्थ सरफेस के बीच में।
ये होएगा आपका एपिसेंटर। क्या है गाइस, ये पॉइंट है आपका एपिसेंटर। अगर आप ये वाला डिस्टेंस देखोगे, ये देखो, ये क्या है, ये ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है, तो यहाँ एपिसेंटर नहीं हो सकता, इसलिए आपका एपिसेंटर भी एक ही होता है। वो क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है आपके फोकस, ये क्या है फोकस, जहाँ पे कि आपका अर्थक्वेक, जहाँ पे आपका कोलिजन बेसिकली हुआ है, एंड आप क्या अर्थ सरफेस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर है। एंड गाइस देखो, अब ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिस्मोग्राफ और सिस्मोग्राम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए गाइस इसको अच्छे से देखते हैं। सिस्मोग्राफ क्या होता है गाइस, सिस्मोग्राफ एक डिवाइस होता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ गाइस जिसके एंड में ग्राफ आ रहा है, ये एक डिवाइस है। ध्यान दीजिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है आपकी वेव्स को, जो सरफेस पे जो भी आपके हलचल हो रही है उसकी जो वेव्स को रिकॉर्ड करता है आपका सिस्मोग्राफ, ये एक डिवाइस है। ठीक है, एंड सिस्मोग्राम, सिस्मोग्राम क्या है गाइस, आउटपुट है सिस्मोग्राफ का, मतलब कि वो जो भी एक पेज है या जो स्क्रीन है जिसपे कि ये सारी वेव्स आ रही है, तो ये पेज या ये स्क्रीन अगर कंप्यूटर की स्क्रीन है या फिर अगर वो किसी पेज पे इंक के थ्रू कर रहा है, तो ये क्या है गाइस, ये है आपका सिस्मोग्राम, आउटपुट है सिस्मोग्राफ का। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे बच्चे इसको उल्टा कर देते हैं, वहां पे आउटपुट को सिस्मोग्राफ कर देते हैं, उनको लगता है कि ग्राफ है तो और जो आपके जो आउटपुट है वो ग्राफ पे ही आएगा, इसीलिए बच्चे क्या करते हैं उसको, इसलिए बच्चे सिस्मोग्राफ को एज अ आउटपुट दिखा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा होता है। तभी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं गाइज, यहाँ से इस एरिया से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर शॉक एंड फोर्स शॉक क्या होता है, देखिए आपका एक मेन शॉक होता है जो कि बहुत हैवी होता है। ठीक है, मेन शॉक आने से पहले कुछ थोड़ी थोड़ी सी वेव्स आती है, उसको बोलते हैं फोर्स शॉक, मतलब कि शॉक आने से पहले फोर्स शॉक। ठीक है, एंड जब आपका मेन कोलिजन हो गया, काफ़ी हैवी वाली शॉक आ गई, उसके बाद भी वो सब कुछ सेटल होने में कुछ टाइम लगता है, तो वो सेटल के टाइम पे कुछ वेव्स दोबारा निकलती है, उसको बोलते हैं आफ्टर शॉक। ठीक है, वो जो मेन शॉक है उसके थोड़ी देर बाद भी दोबारा, बोलते हैं ना कि अर्थक्वेक आने के बाद एकदम से घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, उसके बाद भी, क्योंकि उसके बाद भी आपका अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है, जो होता है आपका आफ्टर शॉक। क्लियर है इतना। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना है जिसमें आपकी अर्थ जो है वो शेक करती है। किस वजह से शेक करती है, ड्यू टू कॉलिजन। ये कॉलिजन कैसा होता है आपका, डाइवर्जन भी हो सकता है एंड कन्वर्जेंस भी हो सकता है। और फिर हमने कुछ टर्म्स देखे यहाँ पे, फोकस, एपिक सेंटर। ठीक है, फोकस क्या होता है, एपिक सेंटर क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फिर हमने सॉरी गाइस, एक सेकेंड। फिर हमने सिस्मोग्राफ और सिस्मोग्राम के बीच में डिफरेंस देखा, एंड इसके बाद हमने आफ्टर शॉक और आफ्टर शॉक एंड फोर्स शॉक के बीच में डिफरेंस देखा। इतना सबको क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम टाइप ऑफ अर्थक्वेक देखते हैं। देखिए गाइस, अर्थक्वेक नेचुरल तो होते ही है। ठीक है, मेनली जो है अर्थक्वेक वो नेचुरल भी होते हैं लेकिन ह्यूमन मेड भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पहले दो है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक अर्थक्वेक, ये दो आपके नेचुरल अर्थक्वेक है। इसके बाद ये जो तीन अर्थक्वेक है, कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक एंड रिजर्वेयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ये तीनों आपके ह्यूमन मेड है, मतलब एंथ्रोपोजेनिक है ये। क्लियर है, एंथ्रोपोजेनिक अर्थक्वेक है आपके बाद के तीन, कोलिजन, एक्सप्लोजन एंड रिजर्वेयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। जैसे कि गाइज आप इतने इंटेलिजेंट तो हो ही कि आपको नाम से ही सारे पता चल गए होंगे। टेक्टोनिक अर्थक्वेक कौन से होते हैं गाइज, जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से आपके अर्थक्वेक आते हैं, जिसमें आपके कोलिजन एंड डाइवर्जन के थ्रू। ठीक है, स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग द फॉल्ट प्लेन, फॉल्ट प्लेन आपको अभी मैंने बताया फॉल्ट प्लेन क्या होता है, वहाँ आपके जो भी अर्थक्वेक आते हैं वो होते हैं आपके टेक्टोनिक अर्थक्वेक। वोल्केनिक अर्थक्वेक गाइज, वोल्केनो क्या होता है, जो भी एक वोल्केनो होता है, जब वो एक्सप्लोड करता है तो वो काफ़ी तेज एक्सप्लोड करता है। ठीक है ना, काफ़ी तेज एक्सप्लोड करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, शॉक वेव रिलीज होती है, एंड उसकी वजह से भी आपके अर्थक्वेक आता है। ठीक है, ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन ऑफ एक्सप्लोजिव एंड फिसर टाइप। अब ये दो टाइप के आपके अर्थक्वेक में एक्सप्लोजन होता है, एक होता है एक्सप्लोजन एंड एक फिसर टाइप। ये हम बाद में देखेंगे जब हम वोल्केनो वाले चैप्टर पे आएंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर ही वोल्केनो के ऊपर होएगा, तब हम इसको डीप में देखेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। देखिए,
ये क्या है, ये ह्यूमन मेड है। अब देखो काफ़ी सारी माइंस है हमारे इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, काफ़ी सारी माइंस ह्यूमंस ने खोदी हुई है, अंडरग्राउंड माइंस होती है। तो अब क्या होता है, अब वो माइंस कभी कभी कोलैप्स भी कर जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, जो उसका रूफ वगैरह होता है माइंस का काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। तो जब वो कोलैप्स होता है तो उसकी वजह से शॉक वेव रिलीज होती है एंड उन शॉक वेव से आपका अर्थक्वेक आता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का नहीं होता, कमी इंटेंसिटी का होता है, ठीक है। एंड इसके बाद है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। अब आपके जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं, जैसे कि आप बॉम्ब टेस्टिंग करते हो, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट करते हैं, जैसे कि आपको पता चल जाता है कि साउथ कोरिया ने हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया, नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया, यूएस ने टेस्ट किया। वो कैसे पता चलता है, वो आप सिस्मिक एक्टिविटीज़ पे आप नज़र रखते हो, उस वजह से आपको पता चलता है कि हाँ वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज़ हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वहाँ पे बॉम्ब के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उस वजह से वहाँ पे आपके अर्थ को ये जो शॉक वेव है वो रिलीज हुई है, ठीक है। क्लियर है गाइस? एंड इसके बाद है रिजर्वेयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ये जनरली उन एरियाज में होता है जहाँ के पे रिजर्वेयर होते हैं, उनके फेलियर की वजह से ये आपके अर्थक्वेक रिलीज होते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोकस ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। फोकस मैंने क्या बताया था, फोकस एक अर्थ के अंदर होता है, फोकस अर्थक्वेक का, ठीक है। अब अर्थ के अंदर कितना होता है, कितनी गहराई पे अंदर होता है, उस बेसिस पे हमने अर्थक्वेक को डिवाइड किया। तो 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, शैलो फोकस अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक एंड डीप फोकस अर्थक्वेक, ठीक है। शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस अर्थक्वेक, ये इन 3 में हमने इसको डिवाइड किया। शैलो फोकस में गाइस क्या होगा, शैलो मतलब कि छिछला, शैलो मतलब होता है छिछला, ठीक है, मतलब कि ऊपर ही होएगा। देखो सरफेस से, ये आपकी सरफेस से 50 किलोमीटर तक आपका है शैलो, ठीक है, आपका है शैलो, 50 किलोमीटर तक है शैलो फोकस अर्थक्वेक। जो भी आपका फोकस अगर यहाँ बनता है तो, या फिर यहाँ बनता है, कहीं पे भी बनता है 50 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो वो आता है आपका शैलो फोकस अर्थक्वेक में। एंड इसके बाद 50 से अगर हम 250 तक चले जाते हैं, ठीक है, ये था आपका 50 किलोमीटर का मार्क एंड ये है 250 किलोमीटर, ये होता है आपका इंटरमीडिएट, ये है आपका इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक, ठीक है, जहां पे आपका फोकस 50 से 250 किलोमीटर के बीच में होता है। एंड गाइज अगर और ज्यादा डीप में हम जाते हैं, हम चले जाते हैं 700 किलोमीटर तक, तो ये आपका आ जाता है डीप फोकस अर्थक्वेक, ठीक है। 3 टाइप के आपके, शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप। शैलो में है 50 किलोमीटर एंड इंटरमीडिएट में है 50 टू 250 एंड डीप फोकस में आपका 250 टू 700 किलोमीटर। अब एक बैनी ऑफ जोन भी आता है इसके अंदर। क्या होता है, एक टर्म है बैनी ऑफ जोन। ये कौन सा जोन होता है गाइज? ये वो जोन होता है जहां पे कि आपको तीनों टाइप के अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, वेयर ऑल 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक दैट इज शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस आर कन्फाइंड। उस वाले जोन को हम बोलते हैं बैनी ऑफ जोन, ठीक है। एंड इट इज कन्फाइंड इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट, ठीक है। एंड ये कहाँ पे कन्फाइंड करते हैं, ये कहाँ पे हमें मिलते हैं, जहाँ पे कि आपके जो 2 प्लेट है वो कन्वर्ज कर रही होती है एक दूसरे के अंदर, ठीक है, कन्वर्ज कर रही होती है। तो क्या होता है, एक प्लेट क्या होता है, सबडक्ट करती है नीचे, बताया था आपको प्लेट टेक्टोनिक में, एक प्लेट नीचे जाती है दूसरी प्लेट के नीचे। तो क्या होता है, इस एरिया में आपके बैनी ऑफ जोन देखे जाते हैं। एंड सबसे ज़्यादा बैनी ऑफ जोन गाइस कहाँ देखते जाते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो आपकी पैसिफिक प्लेट है उसके आसपास आपके मैक्सिमम बैनी ऑफ जोन देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक वेव की। देखिए अभी आपके अर्थक्वेक में जो भी आपकी शॉक वेव्स निकल रही है, उस वो काफ़ी सारी, उसको हमने काफ़ी सारे पार्ट में डिवाइड किया है। मेन हमने उसको डिवाइड किया 2 पार्ट में, ठीक है, मेन हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। क्लियर है? बॉडी वेव एंड सरफेस वेव में हमने इनको डिवाइड किया। बॉडी वेव में भी आपकी 2 वेव्स आती है एंड सरफेस वेव में भी आपकी 2 वेव्स आती है। बॉडी वेव में आपकी पी वेव एंड एस वेव एंड सरफेस वेव में है आपकी एल वेव एंड आर वेव, ठीक है। तो चलिए, अर्थक्वेक क्या गाइस आपका लिथोस्फीयर में होता है, ठीक है।
अर्थक्वेक आपका लिथोस्फीयर में होता है, ठीक है। एंड हमने जो आपका अर्थक्वेक है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है बॉडी वेव एंड सेकंड है सरफेस वेव। आपको बिल्कुल नाम से सब कुछ क्लियर होएगा गाइस। बॉडी वेव मतलब कि जो कि अर्थ की पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रही है, वो वेव्स है आपकी बॉडी वेव, ठीक है। एंड ये जो वेव्स होती है ड्यू टू रिलीज, ये वेव्स किस वजह से जनरेट होती है, ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, एट द फोकस, ठीक है। एंड ये सारी तरफ मूव करती है, हर जगह ये मूव करती है, चारों डायरेक्शन में, चारों नहीं हर डायरेक्शन में, ठीक है। एंड ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, ये पूरी बॉडी से में ट्रैवल करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं सरफेस वेव क्या है गाइस, आपके बॉडी वेव से जनरेट होती है सरफेस वेव। हम ये नहीं बोल सकते कि अर्थक्वेक जहाँ पे हो रहा है कोलिजन की वजह से आपके जो सरफेस वेव है वो जनरेट हो रही है, ये ऐसा नहीं बोल सकते। कोलिजन की वजह से आपकी बॉडी वेव जनरेट हो रही है एंड इन बॉडी वेव्स से आपकी सरफेस वेव जनरेट होती है। एंड ये जो सरफेस वेव है ये सिर्फ सरफेस पे ही चलती है आपके, ठीक है। सरफेस पे ही आपके ये वेव चलती है। बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस वेव एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव। क्लियर है? दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस, क्लियर है नाम से ही। एंड द वेलोसिटी ऑफ वेव चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल। देखो ये वाली जो वेव्स होती है सरफेस वेव, ये जो वेव्स है ये डेंसिटी पे मैटर करते हैं, इनकी स्पीड। क्लियर है? अगर आपकी डेंसिटी ज़्यादा होएगी तो जो आपकी वेव्स है वो ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करेगी, अगर डेंसिटी कम होएगी तो उनकी स्पीड क्या होगी, कम होएगी, ठीक है। एंड और ऐसे ही अगर उनकी स्पीड पे डिफरेंस आ रहा है तो उनकी डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ चेंज होएगी। अगर वो क्या है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। वेव्स क्या है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और रिफ्रैक्ट भी हो सकती है। ये दोनों प्रॉपर्टीज इन वेव्स में होती है। या तो वो ऐसा होता है कि ऐसे जाके कोई अगर यहाँ पे उसको ज़्यादा डेंस मटेरियल मिल सकता है तो वो क्या है, ऐसे रिफ्लेक्ट भी कर सकती है या फिर वो ऐसे रिफ्रैक्ट भी कर सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं बॉडी वेव में है आपकी 2 वेव्स, पी वेव एंड एस वेव। पी वेव को हम गाइस प्राइमरी वेव भी बोलते हैं एंड एस वेव होती है आपकी सेकेंडरी वेव, ठीक है। एस वेव को हम सेकेंडरी वेव भी बोलते हैं एंड पी वेव को हम प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। जो फास्ट मूव करती है गाइस, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो पी वेव सबसे तेज मूव करती है। एंड अगर मैं सरफेस वेव में भी बात करता हूं तो उन सब में पूरी सारी की सारी जो ये चारों वेव्स आपने अभी देखी, इन सब में सबसे तेज जो ट्रैवल करती है वो है पी वेव। मूव फास्टर एंड फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, सबसे पहले मूव कर रही है, सबसे तेज मूव कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सरफेस पे भी सबसे पहले यही आएगी, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें तो, ठीक है। एंड जो पी वेव है वो आपके मैटर के हर स्टेट से पास हो जाती है। मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती है गाइज, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये हर मैटर की आपके स्टेट से पास हो जाती है। क्लियर है? ये साउंड वेव की तरह होती है आपकी ये पी वेव, मतलब लॉन्गिट्यूडनल होती है। एंड जो एस वेव होती है वो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से पास होती है। गाइस यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ ध्यान देखो ये देखो, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एस वेव, एस मतलब सेकेंडरी एंड एस से ही सॉलिड, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से पास होती है, ये लिक्विड से पास नहीं होती। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या है, मैंने आपको बताया था जब हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कर रहे थे तो मैंने बताया था कि सिस्मिक वेव के थ्रू हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। कैसे? एस वेव उसमें एक अहम भूमिका निभाती है। एस वेव बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पता करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो आपका जो कोर था, कोर में भी आपके 2 पार्ट थे, एक था इंटरनल, एक था आउटर कोर, ठीक है। एक था इनर कोर एंड एक था आउटर कोर। और आउटर कोर क्या था गाइस, लिक्विड था। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में था, प्लास्टिक स्टेट। तो क्या होता है, आपकी एस वेव अगर हम जमीन के अंदर छोड़ेंगे, आपकी एस वेव को अगर हम अर्थ के अंदर रिलीज करेंगे तो क्या होगा गाइस, तो वो क्या यहां से पास हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में है। तो एस वेव आपकी सिर्फ यहाँ सॉलिड स्टेट से ही पास होगी। इसी से आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पता चलता है। क्लियर है? एंड ये वाली वेव भी आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, मतलब डेंसिटी पे डिपेंड करती है इसकी वेलोसिटी। इसमें भी आपका रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन देखे जाते हैं। एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, मोर डिस्ट्रक्टिव होती है ये
चलिए, एक्चुअली गाइज ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं आएगा। ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो है वो आपकी सरफेस वेव होती है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बॉडी वेव और सरफेस वेव में से मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव जो होती है वो होती है आपकी सरफेस वेव। बन आपकी बॉडी वेव से ही रही है, मतलब पी वेव से ही बन रही है, लेकिन मोस्ट डिस्ट्रक्टिव आपकी सरफेस वेव होती है। ठीक है, तो हम सरफेस वेव देखते हैं। दो टाइप की है आपकी, एक है एल वेव, एक है आर वेव। एल वेव मतलब कि इसको हम लव वेव भी बोलते हैं, बहुत खतरनाक है भाई लव। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी है इन चारों में से? सबसे ज़्यादा खतरनाक है एल वेव, सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो है एल वेव। ठीक है, जिसको लव वेव भी बोलते हैं या फिर लॉन्ग वेव भी बोलते हैं। एंड इसकी जो मूवमेंट कैसी होती है गाइज, इसकी मूवमेंट होती है, आपने स्नेक देखा होगा, स्नेक जैसी इसकी मूवमेंट होती है, ऐसे इसकी मूवमेंट होती है स्नेक की थ्रू। कॉज द अर्थ टू रिपेल बैक एंड फोर्थ क्रिएटिंग अ स्नेक लाइक मूवमेंट। क्लियर है? एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। मैक्सिमम जो डिस्ट्रक्शन करते हैं वो एल वेव ही है। इसकी मूवमेंट गाइज ऐसी होती है। एंड वहीं हम बात करते हैं आर वेव की। आर वेव भी आपकी सरफेस वेव है, रैलिक वेव बोलते हैं इसको। एंड इसकी जो मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट होती है अप एंड डाउन टाइप की। ठीक है, सरफेस के ऊपर इसकी मूवमेंट होती है अप एंड डाउन। एंड ये जो है, आपने अगर सी वेव्स देखी होगी तो उसकी तरह इसकी मूवमेंट होती है। जैसे समंदर में लहरें तैरती है वैसी इसकी मूवमेंट होती है, ऐसे। ठीक है, क्लियर है? ऐसे रोलिंग मोशन होता है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचाती है, क्योंकि रोलिंग मोशन है तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर होगी उसको पूरा हिला देगी वो नीचे से। अब जैसे ही सब कुछ हिलेगा तो क्या होएगा, आपके जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो नीचे आ जाएगी। अब देखो, कुछ ना आपके शैडो जोन बनते हैं, और ये सिर्फ किस में बनेंगे गाइस? शैडो जोन। यहाँ पे मैं सिर्फ बॉडी वेव की बात करूंगा, क्योंकि सरफेस वेव तो अर्थ के अंदर जाएगी नहीं, तो आपके शैडो जोन बनेंगे नहीं। तो यहाँ क्या है, बॉडी वेव के थ्रू ही आपके शैडो जोन बनते हैं। ठीक है, शैडो जोन बनते हैं, वो क्यों बनते हैं अभी देखते हैं हम। अब देखो, मान लो ये हमारी अर्थ है, ये दोनों डायग्राम जो है आपके अर्थ के है। यहाँ पी वेव के बारे में बता रहे हैं, यहाँ एस वेव के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। और देखो, अगर मैं कहूँ कि आपका जो अर्थक्वेक इस एरिया में हुआ है, यहाँ पे आपका जो फोकस है वो है ये वाला एरिया, एंड इसको मैं ले लेता हूँ 0 डिग्री। ठीक है, तो ये देखा गया है, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि 105 डिग्री तक, 0 डिग्री से यहाँ तक अगर हम जाते हैं तो यहाँ तक आपके पी वेव रिकॉर्ड करी जाती है। मान लीजिए यहाँ आपने सिस्मोग्राफ, क्या लगा रखेगा, सिस्मोग्राफ या सिस्मोग्राम, कौन सा डिवाइस होता है ये सिस्मिक वेव रिकॉर्ड करने के लिए? सिस्मोग्राफ या सिस्मोग्राम? सिस्मोग्राफ। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका सिस्मोग्राफ यहाँ है तो वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा। इधर है तो इधर भी वो रिकॉर्ड कर रहा है, यहाँ पे भी उसको पता चल रहा है पी वेव के बारे में। लेकिन अगर आपका जो सिस्मोग्राफ है वो इस जोन में है तो वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा। लेकिन वहीं अगर सिस्मोग्राफ आपका यहाँ पे है, डिवाइस आपका इधर है, तो यहाँ पे भी वो रिकॉर्ड कर पा रहा है पी वेव्स को। तो ये क्या है गाइज, यहाँ पे साइंटिस्ट ने देखा कि पी वेव का शैडो जोन कौन सा बन रहा है, 105 से 145 डिग्री का जो है शैडो जोन बन रहा है। क्लियर है? वहीं अगर मैं बात करता हूँ एस वेव की, तो इसका जो शैडो जोन बन रहा है ये सिर्फ 0 से 105 तक ही विजिबल है। ठीक है ना, 105 तक ही ये ऑब्जर्व करी जा रही है। उसके बाद इसका जो ये पूरा पार्ट है ये आपका शैडो जोन है। तो शैडो जोन किसका ज्यादा हुआ, एस वेव का ज्यादा हुआ या पी वेव का ज्यादा हुआ? एस वेव का शैडो जोन जो है वो ज्यादा हुआ। ठीक है, एस वेव का जो शैडो जोन है वो काफी ज्यादा है पी वेव से। एंड पी वेव का जो शैडो जोन है वो 105 से 145 डिग्री का है फ्रॉम एपिक सेंटर। अब ऐसा क्यों है गाइस? देखो, मैंने बताया एस वेव जो है आपकी वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास होती है। जहाँ पे भी उसको लिक्विड दिखेगा वो नहीं पास कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोर की बात हुई। अब आपको पता है जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, तो क्या होएगा, वो यहीं से ही मूव कर देंगी। एंड ये जो बाकी की है ये
यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाएगी, यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। एंड बाकी जो आपकी वेव है वो ऐसे ट्रैवल हो जाएगी एंड यहाँ पे 105 डिग्री तक। क्लियर है। वहीं पे आपकी जो पी वेव है वो हर एक स्टेट से पास हो रही है। एंड यहाँ पे फिर ये वाला शैडो जोन क्यों बन रहा है पी वेव का? देखो, मैंने बताया था कि जो आपकी पी वेव है, ये जो बॉडी वेव्स है, ये डेंसिटी पे डिपेंड करती है इनकी स्पीड। क्लियर है। जैसे जैसे देखो, जैसे आपको मैंने बताया था कि कोर जो है, कोर में भी इनर एंड आउटर, इनकी डेंसिटी जाती, आउटर की थी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इनर की थी गाइस 13। तो जैसे ही डेंसिटी ज़्यादा हुई मतलब कि स्पीड जो है बहुत तेज होगी। अभी इसका नॉर्मल पाथ क्या होता? अभी इसका नॉर्मल पाथ ऐसे होता, ये क्या कर रही है? रिफ्रैक्ट कर रही है। लेकिन अब नॉर्मल पाथ ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड तेज होगी। इसकी स्पीड तेज हुई तो गाइस क्या हुआ? ये क्या है? ऑलमोस्ट सीधा ट्रैवल करने लग गई। इसकी जो बेंडिंग है वो कम हो गई। उस वजह से उसका जो यहाँ से कोर से निकलने का पॉइंट हुआ वो ये वाला पॉइंट हुआ। एंड देन इसके बाद इसने कंटिन्यू अपना जो रास्ता था वो अपना लिया। तो इसी वजह से इसका जो शैडो जोन बना है वो 105 से 145 डिग्री का शैडो जोन बना है। क्लियर है। शैडो जोन के बारे में आप सभी को पता चल गया। अब देखते हैं, अब हम अर्थक्वेक की कुछ थ्योरीज हैं। यहाँ पे मेन 2 थ्योरीज हैं, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थक्वेक। यहाँ पे मेन ये जो थ्योरीज है ये बोलते हैं कि जो अर्थक्वेक है वो उनका एक लिमिटेड पैटर्न होता है, ऐसे ही कहीं पे भी अर्थक्वेक नहीं आ जाते। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी कहती है कि जो आपके जो क्रस्ट है वो आपके लिथोस्फेयर पे है, तो एक जो स्ट्रेस है वो पड़ रहा है। उस वजह से क्या है, आपके एक पॉइंट पे जब वो स्ट्रेस इतना हो जाता है कि वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उस वजह से आपके जो है अर्थक्वेक आते हैं। लेकिन ये ठीक है, लेकिन ये जो थ्योरी है वो फेल हो गई। क्यों? ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी अब यूज़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाई कि आपके जो अर्थक्वेक है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। ठीक है, ये बात तो कर रही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ऐसे ही रैंडम में नहीं आते आपके अर्थक्वेक, लेकिन ये खुद थ्योरी जो है ये बता नहीं पाएगी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एंड ये फोर्स के बारे में भी नहीं बता पाए कि कैसे, किस फोर्स से आपके जो है ये अर्थक्वेक आ रहे हैं। इसलिए इस थ्योरी को जो है डिस्क्रेडिट कर दिया, मतलब कि हटा दिया। अब हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थक्वेक की। एंड प्लेट टेक्टोनिक आपने टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ में भी देखा होगा, आपकी काफ़ी सारी प्लेट्स होती है जो रैंडमली मूव कर रही होती है। रैंडमली नहीं, मतलब कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। ठीक है, अब देखो जो आपके अर्थक्वेक कैसे कैसे आते हैं, अलोंग द कन्वर्जेंस बाउंड्री आते हैं, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स क्रश एंड कोज अर्थक्वेक। ठीक है, जहाँ कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है एक दूसरे की तरफ, वहाँ आपके अर्थक्वेक आते हैं। आपके डाइवर्जेंट बाउंड्री पे भी आपके अर्थक्वेक आते हैं। किस फोर्स की वजह से? टेंसाइल फोर्स की वजह से। दोनों एक दूसरे से अलग होएंगे तो वहाँ पे कौन सा फोर्स होता है? टेंसाइल फोर्स होता है। एंड ऊपर कन्वर्जेंस में कौन सा फोर्स है? कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स है। क्लियर है। एंड एक जगह ऐसे भी होता है फ्रिक्शन की वजह से भी होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा प्लेट की ऐसे मूवमेंट होती है, एक ऊपर जा रही है एक नीचे आ रही है, तो क्या होता है? थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, ड्रिफ्ट होता है एस्टेनोस्फेयर में, उस वजह से भी आपके जो है शॉकवेव अर्थक्वेक आते हैं। क्लियर है। एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एंड कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बिटवीन 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स विल ओनली हैव शैलो फोकस अर्थक्वेक। ठीक है, अब आपके शैलो फोकस अर्थक्वेक गाइस कहाँ देखे गए हैं? अब जो आपके शैलो फोकस मतलब कि आपके 0 से 50 किलोमीटर के बीच में जो आपका फोकस पॉइंट पड़ता है, तो ये ऐसे जो आपके शैलो फोकस जो अर्थक्वेक है वो कहाँ देखे गए हैं? वो कन्वर्जेंट बाउंड्री और डाइवर्जेंट बाउंड्री में देखे गए हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की। मतलब कि जो ये दोनों प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स हैं, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, ये दोनों ही प्लेट चाहे ये एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर रही है या एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, चाहे ये एक दूसरे की तरफ आ रही है या एक दूसरे से दूर जा रही है, इन दोनों जगह पे आपके शैलो फोकस अर्थक्वेक देखे गए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस अर्थक्वेक की, तो ये गाइस कहाँ देखने को मिलते हैं? ये आपके ओशियन फ्लोर सबडक्शन एरिया में देखने को मिलते हैं, जहां पे कि आपके ओशन का जो फ्लोर है वो सबडक्ट हो रहा होता है आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर। क्लियर है। तो चलिए अब हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वर्ल्ड में आपके जो अर्थक्वेक है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेन जो आपके
जोन है वो 3 जोन है। एक है सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट गाइज यहाँ पे वर्ल्ड के 65% अर्थक्वेक जो है इसी बेल्ट में आते हैं। देखो ये आपकी पैसिफिक बेल्ट, ठीक है, ये आपकी पैसिफिक बेल्ट एंड ये जो एरिया है आपकी मूवमेंट, अर्थ की प्लेट की मूवमेंट कैसी है, ऐसी है गाइज, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपका प्लेट की मूवमेंट कैसी है, इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कोलिजन हो रहा है इन बाकी सारी प्लेट से जो यहाँ पे आसपास है। एंड जो पैसिफिक प्लेट है वो काफ़ी बड़ी प्लेट है, इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक देखे जाते हैं। 65% वर्ल्ड के अर्थक्वेक इसी एरिया में देखे जाते हैं। एंड ये जो एरिया है ये आइडियल जोन है जहाँ पे कि आप सारे के सारे अर्थक्वेक देखने को मिल जाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे आपको सबडक्शन जोन भी देखने को मिलता है, ठीक है, सबडक्शन जोन ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। यहाँ पे जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन मार्जिन्स भी देखने को मिलते हैं। जोन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ये जो आपके एंडीज माउंटेन है, ये क्या है, ये फोल्ड माउंटेन्स है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। आपके हिमालयाज भी यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड माउंटेन मतलब उनकी जो हाइट है वो अभी भी बढ़ रही है प्लेट कन्वर्जेंस की वजह से। एंड जोन ऑफ एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो तो गाइज ये है, यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज है आपके, इसीलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो आपको ये पिंक कलर की दिख रही है ये पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे आपके बहुत सारे आपके वोल्केनो मिलते हैं, ठीक है गाइज। और जो आपकी जो ये पैसिफिक प्लेट है ये सबडक्ट कर रही है आपकी अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्ट कर रही है। मतलब पैसिफिक प्लेट जो है वो नीचे जा रही है, एस्थेनोस्फेयर में जा रही है, जहाँ जाके क्या होएगा वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और फिर दोबारा किसी वोल्केनो से बाहर उसका मैग्मा निकलेगा। तो ठीक है गाइज, ये सबको समझ आया। एंड द कोस्टल मार्जिन ऑफ एशिया एंड आइलैंड आर्क एक्सपीरियंस बोथ टेक्टोनिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। अब ये जो एशिया एंड एशिया और ये देखो ये जो है ये एशिया का पार्ट है, ये एशिया गाइज, यहाँ पे क्या फिलीपींस आइलैंड वगैरह भी है। यहाँ क्या, यहाँ आपके दोनों टाइप के वोल्केनो देखने को मिलते हैं, टेक्टोनिक भी एंड वोल्केनिक भी। वोल्केनिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे वोल्केनोस प्रेजेंट है। टेक्टोनिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैसिफिक प्लेट एंड जो आपकी फिलीपींस प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट है इन सब का टकराव हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा एक और जोन आता है वो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट ये आपका एशिया में है। यहाँ ये है अल्पाइन से हिमालयाज का जो जोन है वो है आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज, जो आपकी जो इंडियन एंड अफ्रीकन प्लेट है वो सबडक्ट कर रही है किसके अंदर, यूरेशियन प्लेट के अंदर। देख रहे हो, यूरेशियन प्लेट के अंदर आपके सबडक्ट कर रही है अफ्रीकन एंड इंडियन प्लेट, जिसकी वजह से क्या है फॉल्ट क्रिएट हो रहा है एंड फॉल्ट की वजह से आपका अर्थक्वेक आ रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड के 21% अर्थक्वेक देखे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका मिड अटलांटिक बेल्ट। मिड अटलांटिक बेल्ट गाइज, आपने मिड अटलांटिक रिज के बारे में देखा ही था, आपके अटलांटिक ओशन के बिल्कुल मिड में से निकल रही है मिड अटलांटिक रिज। वहाँ क्या होता है, वहाँ पे आपके काफ़ी सारे वोल्केनोज हैं एंड वहाँ पे नए क्रस्ट बनते जा रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी आपके अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आपके मॉडरेट एंड शैलो फोकस अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा गहराई में है तो आपके जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है इनकी, ठीक है। यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर हो रहा है, नए क्रस्ट आपके बन रहे हैं, तो ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक की। जो आपके अर्थक्वेक आते हैं उसको हम मेजर कैसे करते हैं। इसके लिए भी मान लो आप पे कुछ डिस्टेंस है, आपको उसको मेजर करना है। आपको उसको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ स्केल तो चाहिएगा ही। आपको उसको सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, आप उसको इंच में मेजर कर सकते हो, फीट में मेजर कर सकते हो। ऐसे ही अर्थक्वेक को भी मेजर करने के लिए एक रिक्टर स्केल चाहिए होता है, ठीक है ना। आपका जो वो था सिस्मोग्राम, ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या था, आपका डिवाइस था। एंड सिस्मोग्राम क्या था गाइज, सिस्मोग्राम आउटपुट था आपका सिस्मोग्राफ का, ठीक है। मतलब कि ये कोई भी पेज है जिसमें कि आपकी वेव्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये वेव्स तो आपकी प्रेजेंट है, लेकिन अब इस वेव को हम मापेंगे कैसे, हम कैसे मेजर करेंगे इन वेव्स को, वो हम ये जो दो स्केल है इनकी हेल्प से हम इनको मेजर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्टर स्केल की। एक लॉगरिथमिक स्केल है।
लॉगरिथमिक स्केल है एंड ये बेस्ड ऑन है एनर्जी पे, ठीक है। एनर्जी कितनी रिलीज होती है उसके ऊपर ये बेस्ड है। इसको इस स्केल को बनाया था सीवी रिक्टर ने। सीवी रिक्टर ने स्केल को बनाया था। एंड गाइस ये जो स्केल है ये एनर्जी रिलीज के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछते हैं कि आपका जो रिक्टर स्केल है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है या किस पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अब देखो, अब जो एक नंबर मान लीजिए 2 रिक्टर से 3 रिक्टर आपकी, मैं बात करता हूँ, कोई आपका जो वेव है वो 2 रिक्टर से 3 रिक्टर की तरफ जा रही है, 3 रिक्टर हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है। मान लीजिए उसका एम्पलीट्यूड पहले था 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले उसका एम्पलीट्यूड था 20 सेंटीमीटर जब वो 2 पे थी, एंड जब वो 3 रिक्टर पे आएगी उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा गाइस? 200 सेंटीमीटर। क्लियर है? 200 सेंटीमीटर उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। वहीं अगर मैं, जैसे मैंने बताया कि एनर्जी रिलीज पे बेस्ड है, वहीं इसकी एनर्जी जो है वो 31.5 टाइम्स इंक्रीज होती है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है 10 टाइम्स, लेकिन आपकी जो एनर्जी इंक्रीज होती है वो होती है 31.5 टाइम्स। अगर 2 पे इसकी एनर्जी है 1, तो 3 पे इसकी एनर्जी होगी 31.5। क्लियर है इतना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, ये ध्यान में रखना है, ये नंबर 31.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं एक दूसरा स्केल है मार्केली इंटेंसिटी स्केल। ये अब यूज में नहीं होता, बेकार स्केल है ये, अगर ना भी पढ़ो तो चलेगा, ठीक है। ये मार्केली ने बनाया था 1905 में। ये इंटेंसिटी पे बेस्ड था। ये क्या है कि ये जो भी आपके कल्चरल डैमेज है उनमें जो भी डैमेज वगैरह होता है उस पे ये बेस्ड था। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कुछ ना कुछ पोट रखा है या घड़ी रखी है, अगर अर्थक्वेक आने से वो गिर जाती है तो मतलब कि ये सेकंड उसका नंबर ये क्या दे देगा? ये कुछ भी दे देगा, 3 से 4 उसका नंबर दे देगा। अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो उसका नंबर उसमें दे देगा 7 से 8। तो इस बेसिस पे, मतलब कि कितना डैमेज हो रहा है उस बेसिस पे ये स्केल आप हमें प्रोवाइड करता है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, हर किसी को पता होगा अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। आपकी ग्राउंड शेक होती है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट होता है, लैंड एंड मड स्लाइड्स भी हो जाती है, सॉइल लिक्विफिकेशन, ग्राउंड लर्चिंग, एवलांचेस आते हैं। एवलांचेस क्या होते हैं गाइस? जब आपकी जो स्नो होती है वो नीचे आने लगती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एवलांचेस, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड एंड डैम, फ्लड भी आ सकते हैं। आपके जो डैम होते हैं उनका फेलियर हो जाता है, उस वजह से फ्लड भी आ सकते हैं। फायर भी लग जाती है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, आपकी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड सुनामी। सुनामी भी आपको पता ही होगा अर्थक्वेक से आई थी, ठीक है। अब हम इंडिया की पे आ जाता है। इंडिया के कितने सिस्मिक जोन है गाइज? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या किया है, इंडिया के जो सिस्मिक जोन है वो उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने में? 5 जोन में डिवाइड किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इससे पहले भी कुछ स्टैंडर्ड्स थे, ये एक्चुअली 1970s के टाइम पे, 1970 एंड 1989 में इसको दोबारा दिया गया था। उस टाइम पे इसको 5 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया था। इससे पहले इसको 3 में भी किया गया है, 6 में भी किया गया है और 7 जोन में भी डिवाइड किया गया। लेकिन अभी जो चल रहा है वो गाइस 5 सिस्मिक जोन में इंडिया को डिवाइड किया गया। एंड इंडिया की जो 57% जो लैंड मास है वो अर्थक्वेक प्रोन है। क्लियर है? अर्थक्वेक प्रोन को कितनी परसेंट है? 54% इंडिया की लैंड मास है। एंड जो इंडिया का इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है वो एक दूसरे में क्या कर रही है गाइज? इंडियन प्लेट एंड जो आपकी यूरेशियन प्लेट है वो एक दूसरे में कोलिजन कर रही है, कोलैप्स कर रही है। उस वजह से क्या है, आपके इंडिया में अर्थक्वेक आ रहे हैं। एंड ये कोलैप्स का जो रेट है वो है 47 mm पर ईयर, मतलब कि 4.7 सेंटीमीटर पर ईयर इसकी स्पीड है एक दूसरे की तरफ आने की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो जोन 5 में जो सबसे ज़्यादा हाई है वो कौन सा है? जहाँ पे आपके हिमालयाज़ है, ये देख रहे हो, ये वाले जो जोन है ये आपके हाई सेंसिटिव जोन है। वहीं जो आपके जो सेफ जोन है वो आपके है ये वाले जोन, साउथ इंडिया के जोन, ठीक है। साउथ इंडिया एंड एमपी का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा आपका सेफ एरिया है। तो होप गाइज आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है और हमें इन कॉन्टैक्ट्स पे कांटेक्ट कर सकता है। एंड गाइज प्लीज़ 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 हमें
इन सभी प्लेटफॉर्म पे फॉलो करिए एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वहाँ वो ज्वाइन कर लीजिए फ्री में PDF एंड नोट्स के लिए। तो चलिए गाइज, आज का ये लेक्चर यहीं तक था। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड गाइज अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैलता जा रहा है, तो अपनी स्टडी करते रहिए प्रॉपर, एंड एग्ज़ाम्स भी अब आप सभी के चलते ही रहेंगे।